हेलो, कैसे हैं भाई। देखो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग ना इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं? सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो नाम में ही आ रहा है सिंपल, तो सोचो कितना सिंपल होगा। लेकिन भाई साहब समझना बहुत जरूरी है। देखो ये चीज समझ में आ गई ना, तो आगे वाली चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ओके तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है ये देख लेते हैं। तो भाई साहब सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। साहब फोकल लेंथ शॉर्ट क्यों होती है, इसका आंसर मैथमेटिकली भी अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब याद कर लो इसके एग्जांपल्स क्या है, पता है आपको? घड़ी वाले के पास जाते हो घड़ी ठीक करवाने, तो आपको पता है ना, एक छोटी सी उठाता है लेंस टाइप और उसको आंख में करके सेट कर लेता है, याद है आपको? वही है ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जरा देखते हैं। अच्छा अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, उस देखो भाई केस फर्स्ट कर रहे हैं हम, मैंने आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी मैग्नीफाइंग पावर में कि दो केस लेंगे। एक बार इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, एक बार बनेगी लीस्ट डिस्टेंस पे। तो पहले इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनाएंगे हम, ठीक है। और इस केस के लिए मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे याद करो। अभी मैं सिर्फ मैथमेटिकल लिख रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखें आप, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि वो देखी आपने तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई क्या है ये। बीटा क्या है बताओ? रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई व्हेन फॉर्म्ड एट डी to the angle subtended by the object at I when it is also placed at D, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा D पे रखा रहना है माइक्रोस्कोप के केस में, ठीक है। इसका सिंबल हमने M मान लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया? बीटा अपॉन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सोल्व करने वाले हैं। भाई गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में या टेलीस्कोप के केस में जो स्टूडेंट से गलती होती है ना, वो पता है क्या है? रे डायग्राम बनाने में गलती होती है। रे डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझे कि बनाना कैसे है। बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए रे डायग्राम को आप ध्यान रखें केस कौन सा ले रहे हो आप, इमेज एट डी। अब देखो हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब अपने को पता है कि भाई इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस पर, वर्चुअल इमेज बनेगी सभी केसेस में, ध्यान रखना, ओके। तो भाई अब इसकी वर्चुअल इमेज बनानी है, तो याद करो एक कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता था? याद आया? याद आया कब बनाता था? याद करो, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो भाई ये इसका फोकस है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस यहां से गिरा होगा कहीं, तो इन दो के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। तो मैं कह देता हूं कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ध्यान से समझना, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि रे डायग्राम में ज्यादातर स्टूडेंट्स बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है। आप नहीं फंसोगे, लेकिन मेरा वादा है, ठीक है। आप बस मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब भाई देखो आपको पता ही है, एक रे तो इसमें से जाएगी और सीधा जाएगी, बिना किसी डेविएशन के सीधा पास हो जाएगी। कर दी पास, सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से बनाए, मैंने वैसे ड्रॉ करी है तो थोड़ी बहुत हो सकता है टेढ़ी ड्रॉ हो गई हो, लेकिन आप समझदार हैं, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना, ठीक है भाई। अपने को फाइनल आंसर क्या बनाना है? वर्चुअल इमेज। आपको तो पता है कि जो वर्चुअल इमेज बनानी है, तो जो रे इधर से आएगी वो इसके साथ एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एक्चुअल में इंटरसेक्शन होगा तो पंगा हो जाएगा। इसका मतलब भाई जो रे यहाँ से चली है इस तरीके से, देखो आपको पता होगा लेंस के केस में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वहां से रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, ओके। रे को यहाँ से मोड़ना है, इसकी ये जो लाइन आई है इसके बाद मोड़ना है, ठीक है। तो भाई अब आपको इसको इस तरीके से मोड़ना है, ध्यान से समझो, रे डायग्राम को बनाना समझो, इंपॉर्टेंट है भाई। इसको इस तरीके से मोड़ो कि ये वाली रे इधर डाइवर्जिंग हो, क्योंकि इधर डाइवर्जिंग होगी तभी तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगी, ठीक है। तो भाई इसको जानबूझ के मोड़ो ऐसे कि भाई डाइवर्जिंग हो, इसका मतलब भाई जानबूझकर इसको ऐसे करो। अब देखो गौर से, आपको दिख रहा होगा कि भाई इधर जा रहे हैं तो गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट जो लाइन पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है? याद होगा आपको, फोकस में से पास होती है। इसका मतलब ये पॉइंट तो हो गया साहब फोकस, ये दोनों इधर हो गई डाइवर्जिंग। भाई ये दोनों रे हमारी आंख में घुस रही हैं, दोनों की दोनों रे हमारी आंख में जा रही है, ये हमारी आंख होगी इधर, दिस इज अवर आई, हमारी आंख में घुस रही है दोनों की दोनों रे, ठीक है। तो हमारी आंख की तो आपको पता ही है पीछे एक्सटेंड क्यों करते हैं, बता रखा है मैंने आपको भाई अच्छे से, क्योंकि हमारी आंख की इनएबिलिटी है, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं। तो जब हमारी आंख में ये चीज एंटर करेगी तो हमारी आंख कहेगी कि भाई ये तो पीछे से आई है, ऐसे, ठीक है। देखना थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, अभी मैं सीधी कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। हमारी आंख कहेगी कि भाई ये रे तो सीधी आई है ऐसे, और ये वाली क्या कहेगी? भाई यहाँ से आई है ऐसे,
ठीक है। अब देखो आप लोग इसको यहाँ पर इमेज बना देंगे। ध्यान क्या रखना है, ये वाली जो रे आपने बाद में खींची है इनको डॉटेड बनाएं, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ तो चौक और डस्टर का काम है और बोर्ड का काम है, इसलिए हाथ से मिट गया है। पेपर में हाथ से मिटाने के चक्कर में ना रहे, कभी पेन से ड्रॉ करें और गड़बड़ हो जाए, ठीक है। कोशिश करें रे डायग्राम नीट एंड क्लीन हो। ओके, ये वाली लाइट रेस डॉटेड बना दें, खत्म। अब भाई काम पूरा खत्म हो चुका है। अब याद करो जहां पर इमेज बनी है उस डिस्टेंस का नाम क्या दे दोगे, डी, खत्म। इसका मतलब भाई यहां से ये ऑब्जेक्ट का नाम था, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर का नाम था ओ, ए नाम है भाई ए, ये नाम है भाई बी, ये इसकी इमेज बनी है तो ए डैश और ये हो गया भाई बी डैश, ठीक है। अब भाई ये जो बी डैश है ना और ये जो ओ है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, डी। बता रखा आपको इमेज डिस्टेंस के बराबर ही है, लेकिन नाम तो डी दोगे आप। इस डिस्टेंस का नाम आप क्या रखोगे, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। आपको पता ही है वैसे ये वही वाली जो चीज़ है ये इमेज डिस्टेंस है, तो आप इसको इमेज डिस्टेंस का नाम भी देंगे। और एक्चुअल में बेटर है कि आप यहीं पे ऐसा लिख लें, इट इज़ द इमेज डिस्टेंस, लेकिन ये माइनस डी के बराबर है। याद होगा नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम, तो भाई यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, लाइट ऐसे जा रही है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम भी आप x मान लो, तो यहाँ पर भी क्या लिख लोगे, u इक्वल टू माइनस का x, क्योंकि इसकी तो पता नहीं हमें भाई कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट। हाँ ये कंफर्म है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, लेकिन डिस्टेंस कितनी रही थी ये नहीं पता, इसलिए x मान लिया हमने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। जनरली हम वेरिएबल मान लेते हैं, x मान लेते हैं, शुरुआत का पहला वेरिएबल माना इसलिए हमने x मान लिया, ठीक है। अब भाई देखो क्या है, याद करो मैग्नीफाइंग पावर में क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दैट इज बीटा। तो भाई यहाँ देखो इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये इमेज है, इसका एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से ये एंगल बनेगा भाई, इस वाले एंगल का नाम क्या हो गया, बीटा। क्या नाम हो गया, बीटा। क्या हो गया, बीटा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस एंगल इज बीटा। अब आपके माइंड में एक गलतफहमी पता है क्या आएगी, मैं आपसे पूछूंगा बताओ अल्फा क्या है, तो आप कहोगे यार ऑब्जेक्ट ये रहा और आई यहाँ पे है, जस्ट पास में रखी आई, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हमने थोड़ा दूर रखी है, पास पे, बहुत पास में, ठीक है। तो आपके माइंड में गलतफहमी क्या आएगी, ऑब्जेक्ट ये रहा, आई यहाँ पे रही, तो ये वाला एंगल अल्फा होना चाहिए। मेरे भाई याद करो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर में क्या था, ऑब्जेक्ट ने जब इमेज बनाई, जब चाहिए जहां मर्जी रखा हो, लेकिन जब आप इसका एंगल देखोगे ना, एंगल, तो आप इस ऑब्जेक्ट को पहले उठाओ और यहाँ पे लेके गए हम, ये ऑब्जेक्ट है भाई ए और बी, और इससे 25 सेंटीमीटर दूर हमने क्या रखी, हमारी आंख रखी, यहाँ पर हमने आंख रखी, दिस इज आवर आई। अब इसने कितना एंगल बनाया है, इस एंगल का नाम हमने रखा अल्फा। मेरी बात समझ रहे हो, क्या किया हमने, हम भाई यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो 25 सेंटीमीटर दूर नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर नहीं था, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर लेकर गए हैं, फिर एंगल मेजरमेंट किया है। ज्यादातर जगह आप ये पाओगे कि इसी के साथ में यहाँ ए डैश बी, ए बी करके यहाँ लिख देते हैं और यहाँ का एंगल दिखा देते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अलग से बना लें, कंजेस्टेड नहीं होगा और एक माइंड में क्लियरिटी भी होगी कि भाई अलग से हमने बना रखा है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस डी, ठीक है। अब भाई इस वाले एंगल का नाम अल्फा हो गया। अच्छा इस जगह का नाम ई रख लो आप, जस्ट ऐसे रख लिया, हमने आई थी इसलिए आई से ई बना दिया, और कोई इश्यू नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओ था। अब याद करो अपना तो एक ही मकसद है, क्या मकसद है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू को निकालना। भाई अपने को बीटा निकालना पड़ेगा। अब आपको तो पता ही है, सिंस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा व्हेन बीटा इज वेरी स्मॉल, याद करो बता रखा है। और भाई ट्रायंगल ले लो कोई से भी जिसमें आपका दिल करे, टेन बीटा निकालोगे आप तो कोशिश करो कि वेरिएबल कम से कम यूज हो। तो देखो ये वाला वेरिएबल ए बी यूज कर लो, ए बी, टेन बीटा निकालना है तो टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, बेस क्या है, ओ बी, तो हमने लिख दिया ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ओ बी, दिस इज बेस, खत्म खत्म। अब निकाल लो भाई अल्फा, अल्फा किसके बराबर है भाई, टेन अल्फा के बराबर है। अब आप जरा गौर से देखो, ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगे कि अल्फा को यहाँ तो नहीं ले लोगे, अल्फा यहाँ नहीं है, अल्फा यहाँ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी वही लिखोगे ए बी डिवाइडेड बाई ई बी,
तो लिख देंगे साहब ए बी डिवाइडेड बाई ई बी। भाई ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, सीधा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। भाई इक्वेशन नंबर 1 ये रही अपने पास, देखो m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा इक्वेशन नंबर 1 है, तो m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा है, तो बीटा की वैल्यू रखो भाई ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, और पूरे को डिवाइड कर दो भाई ए बी डिवाइडेड बाई ई बी। हम क्या पाएंगे भाई, ए बी से ए बी कट गया, इसका मतलब पता है क्या है, m की जो वैल्यू है वो है ई बी डिवाइडेड बाई ओ बी। ठीक है भाई, ई बी क्या है जरा गौर से देखो तो सही। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ई बी को गौर से देखोगे तो आपकी ये डिस्टेंस डी आ रही है, मतलब ये भी डिस्टेंस डी, मतलब इमेज डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, और भाई ओ बी किसके बराबर है, ये रहा भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब भाई क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं भाई माइनस का u, और इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो हमने नाम दे ही रखा है x इसका, तो हम माइनस का x लिखेंगे, सॉरी ई बी है ना ये तो भाई, ये तो ई बी है, ई बी तो ये रहा ना ई बी, तो d लिखा जाएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस का d आएगा डिवाइडेड बाई ये माइनस का x आएगा, कट जाएंगे। इसका मतलब आंसर कितना आ गया अपने का d बाई एक्स। अब देखो भाई आंसर अपना यही होता, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये होगी कि आपने x वेरिएबल ले लिया भाई, जो अननोन हम मानते हैं उसको फाइनल आंसर में रिप्लेस करना होता है। इसका मतलब हम इसको रिप्लेस करके छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब सीधा हम लोग थिन लेंस इक्वेशन लगाएंगे। हम लिखेंगे बाई थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है। ठीक है, तो यहां से भाई आप लोग कैलकुलेट कर लो। देखो हम लेंस के लिए लगा रहे हैं, तो इस लेंस के लिए अब इमेज की डिस्टेंस कितनी है, माइनस की d, तो लिख दो भाई माइनस का 1/d माइनस भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, माइनस की x, तो माइनस माइनस तो चलो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम एक बार माइनस x ही लिख देते हैं, इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, आपको पता है। इसका मतलब भाई यहाँ से देखो माइनस का 1/d प्लस का 1/x विल बी इक्वल टू 1/f। इसका मतलब है भाई 1/x की वैल्यू आ गई है 1/f प्लस 1/d। ठीक है, इस वैल्यू को जरा सोल्व कर लो। इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये सोल्व करोगे तो d इधर चला जाएगा, f इधर चला जाएगा, तो d प्लस f और नीचे दोनों का प्रोडक्ट बच जाएगा। अब सीधा इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो, खत्म। मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d तो ऑलरेडी था ही, और 1/x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करेंगे भाई, तो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x की जगह पुट कर रहे हो तो सीधा पुट कर दो d प्लस एफ डिवाइडेड बाई f इंटू डी। अब आपको दिख रहा होगा d से d तो कट गया, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, d अपॉन एफ प्लस f अपॉन एफ और f में भी कट गए। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, मैग्नीफाइंग पावर का रिश्ता आ गया अपने पास 1 प्लस d अपॉन एफ, खत्म। यहां से क्या पता चल गया अपने को, 1 प्लस डी अपॉन एफ है। एफ क्या है भाई, फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही एम बड़ा होगा, इसीलिए डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फोकल लेंथ की जरूरत होती है। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि बताओ शॉर्ट फोकल लेंथ की जरूरत क्यों होती है, तो आप सीधा सीधा ये रिलेशन लिखेंगे, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। सिंस m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, m और f दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए f जितना छोटा होगा उतना ही m क्या होगा, बड़ा होगा। और हमारा मकसद तो यही है कि छोटी चीजों को बड़ा देखें, जितना बड़ा देख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैग्नीफाइंग पावर का एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ। ओके, गुड बाय।